Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the connected classes. Dear, Muhammad Naeem Shahid is here. Today, I am about to talk on energetics. ये चैप्टर नंबर 8 है. आप अपनी बुक को खोलेंगे तो एनर्जेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ और आपसे मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ. अगर इसको चेक करें, गौर करें, क्या अभी कभी आपने इस चीज को देखा है? चलें, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि ये एक बैटरी है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, अपने गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ यूपीएस में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है अपनी ओपिनियन में, ये एक बैटरी है. लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन आपसे फिर से है कि ये क्यों यूज होती है. एक्चुअली ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है. हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है तो हम लोग इस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. अब मेरा अगला आपसे फिर से एक क्वेश्चन और है कि ये कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देती है, कैसे हमें जब जरूरत होती है इलेक्ट्रिक करंट की तो ये हमें दे देती है. तो वो एक छोटी सी चीज आपने लिखनी है. एक्चुअली गौर से सुनिएगा, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन इन दिस बैटरी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमें करंट प्रोड्यूस होता है. तो मेरा जो की नोट है इस स्लाइड के हवाले से वो ये है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. मैं आपके सामने एक और स्लाइड दिखाता हूं. ये एक और पिक्चर है. एक्चुअली ये आप लोगों ने पिछले अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है गोल्ड की. तो इसको भी आप गौर से देखते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपके सामने ये दो तारें आ रही हैं, यहाँ पे दो वायर्स हैं जो करंट यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर दे रही हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती है. गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है हमें अच्छी तरह से अंदाजा है. ये जो गर्ल्स हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, वो नॉर्मली किसी और मेटल की बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग गोल्ड की एक ब्रीक सी लेयर चढ़ा देती हैं, उसी को हम लोग गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं. तो ये गोल्ड प्लेटिंग का एक कॉमन सा स्टेट नजर आ रहा है आपको, एक प्रोसीजर. ये करंट जा रहा है. अब ये अगर मैं करंट नहीं देता, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये गोल्ड प्लेटिंग भी नहीं होगी. तो यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये उस वक्त हो रहे हैं जब इनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. तो अब आपके सामने मैं तीसरी स्लाइड दिखाना चाहूंगा. यहाँ पे आपको बर्निंग ऑफ वुड नजर आ रही है. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीन पिक्चर्स में से, पहले मैंने आपको लेड स्टोरेज बैटरी की पिक्चर दिखाई, बाद में गोल्ड प्लेटिंग की पिक्चर दिखाई और बाद में इस वक्त बर्निंग ऑफ वुड दिखा रहा हूं. इन तीनों में से डिफरेंट कौन सी है? आई होप कि आप लोगों ने इसका अंदाजा लगा दिया होगा. ये वाली पिक्चर बाकी दोनों से डिफरेंट है, ये वाला रिएक्शन बाकी दोनों रिएक्शन से डिफरेंट है. वो क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो पिछले दोनों रिएक्शन थे वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन से आ रहे थे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही. तो अब फिर इसमें से क्या चीज निकलती है? आप एक लाइटर को ऑन करते हैं, अपना हाथ थोड़ा सा उसके पास लेके जाते हैं तो वो आपको नजर आ रहा होता है कि उसके अंदर से हीट निकल रही होती है. तो जो एनर्जेटिक्स है, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके अंदर हमने बिल्कुल ऐसे रिएक्शंस की स्टडी करनी है जिनमें या तो हीट अब्सॉर्ब होगी या वहां पे हीट रिलीज होगी. इन दो तरह की रिएक्शंस को हम लोग एनर्जेटिक्स में स्टडी करने हैं. तो एनर्जेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर यू विल लर्न टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. नंबर वन इज द रिएक्शन दैट विल इवॉल्व एनर्जी, और दूसरे रिएक्शन जहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होनी है. अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है. यहां पे देखें, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, पेज नंबर 128 पे आपको आपकी बुक से मिल जाएगा. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज डिवेल्प्ड और अब्सॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी यहां पे जो एनर्जेटिक्स के बारे में सबसे पहले उसने ये बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस वक्त एनर्जी या तो रिलीज हो रही होती है या एनर्जी वहां पे अब्सॉर्ब हो रही होती है. तो व्हाई इट इज सो, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है कि क्यों एनर्जी को बाहर निकलना है समटाइम, क्यों एनर्जी को वहां पे अब्सॉर्ब होना है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना है एनर्जेटिक्स के अंदर? तो उसकी दो रीजंस बताइए. टू इवेंट्स अकर इन अ केमिकल रिएक्शन. नंबर वन इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड and number two is
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये दो काम हो रहे होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। मैं रिएक्शन करवा रहा हूं आपके सामने, लेट्स से मैं कहता हूं ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज, कि जो फिजिकल चेंज है वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग नहीं हो रही होती, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर बॉन्ड बन रहे होते हैं या बॉन्ड टूट रहे होते हैं, या ये दोनों काम हो रहे होते हैं, या दोनों में से एक काम हो रहा होता है। तो इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। इससे अगले वाली हमारी जो स्लाइड है उसकी तरफ देखते हैं। तो जो अभी तक आपने सीखा, आपने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके नतीजे में या तो बॉन्ड बनना होता है या बॉन्ड ब्रेक होना होता है, लेकिन हमेशा से इनके साथ एनर्जी का भी लिंक होता है। तो जब ब्रेक होना है बॉन्ड ने, व्हेन एवर इट विल हैपन दैट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विल अकर, तो उस वक्त एनर्जी ने वहां पे कंज्यूम होना है। यू हैव टू फोकस ओवर हियर। आपको इस बात को गौर से देखना है कि जब भी बॉन्ड ने ब्रेक होना है, बॉन्ड ने उस वक्त उसकी एनर्जी ने कंज्यूम होना है, और इसी तरह जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो तब उस वक्त हमेशा प्रोड्यूस होगी एनर्जी। तो अब एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, तो देन व्हाट, तो ओवरऑल क्या एनर्जी वहां से निकलेगी या नहीं, वो उसका अंदाजा लगाएगा दोनों के डिफरेंस से। और से देखें, दोबारा इस बात को देखें, मैंने अभी तक आपको जो एनर्जेटिक्स के वाले में जो की पॉइंट्स बताए हैं वो सिर्फ दो बताए हैं। एक मैंने आपसे ये कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होना है उसके नतीजे में एनर्जी ने अब्सॉर्ब होना है या इवॉल्व होना है, एनर्जेटिक्स की बात कर रहा हूं। तो जब बॉन्ड टूटना है तो उस वक्त एनर्जी ने कंज्यूम होना है, और जब नया बॉन्ड बनना है तो उस वक्त एनर्जी ने रिलीज होना है। तो इससे आगे जाने से पहले जरा हम लोग इसको रिमूव कर दें और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड जो आपके लिए अवेलेबल है, तो यहां पे एनर्जी कब निकलनी है और कब एनर्जी ने अब्सॉर्ब होना है, ये इस बात को हम लोग देख लेते हैं एक दफा से। मैंने आपसे ये बोला अभी थोड़ी देर पहले कि केमिकल रिएक्शन जब होना है तो उस वक्त बॉन्ड ने ब्रेक भी होना है और बॉन्ड ने फॉर्म भी होना है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस वक्त एनर्जी ने कंज्यूम होना है, जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो उसके बदले में एनर्जी ने रिलीज होना होता है। तो ओवरऑल जब मैंने एक रिएक्शन करवाया वहां से एनर्जी निकलेगी या वहां से एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, उसका अंदाजा इन दोनों के डिफरेंस पे होता है। इमेजिन करें कि आपने कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाया जिसके नतीजे में बॉन्ड टूटे हैं, और बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी यूज हो गई वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड जो एनर्जी वहां पे रिलीज हुई है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अल्टीमेटली ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एनर्जी ओवरऑल जो होगी वो अब्सॉर्ब होती नजर आ रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक आदमी जो है वो बिजनेस करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है 10 मिलियन रुपीज, एक करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसको जब वहां से आते हैं पैसे वो 90 लाख आते हैं, तो अल्टीमेटली उसके पास 10 लाख की कमी पड़ गई है, तो वो उसको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भी ये चीज रिलेटेबल है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग में अगर एनर्जी हमारी ज्यादा यूज हो गई और बॉन्ड फॉर्मेशन जो वहां पे होनी है उनमें एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई, तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो इसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में तफसीली डिस्कस करना है, तो आई होप सो कि आप इसके बारे में मजीद कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सिमिलरली अगर आपके पास ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है, बॉन्ड जब फॉर्मेशन होने हैं उस वक्त एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन जहां पे जो बॉन्ड ब्रेक होने हैं वहां पे एनर्जी कम निकल रही है, तो ओवरऑल एनर्जी जो होगी सिस्टम से आउट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से जो क्रक्स निकाला हमने हमने ये कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होना है एनर्जेटिक्स में, वहां पे एनर्जी ने या अब्सॉर्ब होना है या एनर्जी ने रिलीज होना है। तो इससे आगे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। द नेक्स्ट वन जो आप आगे देख रहे हैं वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको पहले गौर से हम लोग देखते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं, बाद में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक कॉमन टेस्ट ट्यूब है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं लैब के अंदर। ये इस तरह की होती है, थोड़ा सा इसका ऊपर से यूं आपको नजर आएगा, ये टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, HCl, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लाइम स्टोन को डाला हुआ है। लाइमस्टोन
जिसको हम लोग नॉर्मली चूने का पत्थर कहते हैं, CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये मैं आपको दिखा क्या रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं एक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर HCl है और उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। ये वो चीज है जो आप इस वक्त अंडर फोकस किए हुए हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं, ये आपकी अटेंशन है। तो इस जो पोर्शन आपकी अटेंशन में मौजूद है उसको मैं कहूंगा कि ये मेरा एक सिस्टम है, और एवरीथिंग अराउंड दिस सिस्टम, जो इस सिस्टम के गिरदोनवा में जो भी चीज होगी उसको मैं नाम दूंगा इन्वायरमेंट का या सराउंडिंग का। तो सो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अ सब्सटेंस दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी वांट टू फोकस आवर इंटेंशन, हम जिसके ऊपर अपना फोकस रखना है उस यूनिवर्स के उस हिस्से को हम लोगों ने नाम देना है सिस्टम का। तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं HCl को, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं लाइमस्टोन को जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये वाला पोर्शन, टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, वो हमारे वक्त हमारे ऑब्जर्वेशन का वो हिस्सा नहीं है। मैं इस केमिकल को जिसके अंदर HCl और लाइमस्टोन डाला हुआ है, मैं इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये वाली जो चीज है ये मेरा सिस्टम होगी, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इटसेल्फ ये मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मैं ये नहीं देख रहा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर इसका क्या असर है, मैं इन दोनों का इंपैक्ट देख रहा हूं, दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन देख रहा हूं। तो एनीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वो यूनिवर्स का हिस्सा है, मीनवाइल वो आपकी अटेंशन का भी हिस्सा है, तो हम लोग उसको सिस्टम कहेंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं जो हमारी यूनिवर्स का हिस्से हैं जो कि इस सिस्टम के अलावा हैं, उनको हम लोगों ने नाम देना है इन्वायरमेंट का और सराउंडिंग का। तो आई होप सो कि आपको चीजें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब इसको अगली स्लाइड जाने से पहले हम लोग जरा थोड़ा सा सिस्टम और सराउंडिंग के मजीद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको जरा चेक करें। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास जी, ये जरा देखें गौर से। अब ये इस पोर्शन का ये वाला हिस्सा हमारा अंडर अटेंशन है, जिसको मैं फोकस किया हुआ है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला मेरे पास हिस्सा है जो जिसको मैंने फोकस किया हुआ है, ये सारे का सारा। इसमें से मोर प्रिसाइजली मैं बोलूं तो ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास है, ये जो कि मेरे पास एक किसी भी चीज को मैंने गर्म कर रहा हूं, ये वाला वो केमिकल है जो मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन है, या जिसको मैं क्या कर रहा हूं, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। ये वाला हिस्सा मेरी स्टडी का हिस्सा नहीं है, इस वाली चीज को मैं फोकस कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, मैं एक चीज को सिर्फ क्या कर रहा हूं बेटे, हीट कर रहा हूं इस चीज को, आई एम हीटिंग समथिंग, आई एम बर्निंग समथिंग, मैं कुछ चीज को हीटिंग ही कहना चाहिए यहाँ पे इसको, मैं इस चीज को गर्म कर रहा हूं, मैं इसकी डिकम्पोजिशन देखना चाहता हूं इस वाले केमिकल की जो कि एक बीकर के अंदर मौजूद है। ये चीज जो है वो इसको हीटिंग के लिए यूज हो रही है, तो वो वाला पोर्शन जो बीकर के अंदर मौजूद है इसको मैं कहूंगा ये मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैं इसकी स्टडी करना चाह रहा हूं, मैं इसको डिकम्पोज होता देखना चाह रहा हूं। बाकी बीकर है मेरे पास, मेरे पास ये चीज है, और ये जो पर्सन आपके सामने खड़े हैं ये बिल्कुल हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, दे आर द एनवायरनमेंट। लेट्स से कि आप इस बंदे को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, लेट्स से ये उसके ने ग्लव्स कैसे पहने हुए, तो फिर आपकी अटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये सिस्टम हमारा बन जाएगा। तो लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम केमिकल रिएक्शंस तक महदूद करते हैं। तो हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में सिर्फ दो बातें सीखी। मैंने आपसे ये बोला एनीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, इतनी बड़ी यूनिवर्स है उसका वो हिस्सा है और वो हम उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम। और एनीथिंग एल्स जो उस सिस्टम के अलावा पूरी की पूरी यूनिवर्स है उसको हम लोग उसका सराउंडिंग या इन्वायरमेंट कहते हैं। इसको मजीद भी डिस्कस किया जा सकता है, तो आई होप आई एम टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू योर टेक्स्ट बुक। सो हम लोग इससे आगे चलते हैं जी। इसको आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलें इससे आगे स्लाइड देखते हैं जी, इससे अगले वाली ये है जी थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये स्टिल आपको उसी पेज से मिलेंगे जिस पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 128 पे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एनर्जेटिक्स में हमने दो तरह के रिएक्शंस की स्टडी करनी है, ऐसे रिएक्शन जिनसे हीट बाहर निकलेगी या जहां पे हीट अब्सॉर्ब होगी। दिस इज ओवर, यही हमारी पोर्शन है जिसको हमने एनर्जेटिक्स में स्टडी करना है। अब ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं। एक मैंने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो से आप जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए, अपने आप को एक निमोनिक डिवाइस बनाने के लिए, या अपने आप को आप थोड़ा सा याद रखने के लिए ताकि आपको कभी भूले ना, इसको आप एक्सो की बजाय लफ्ज आप जहन में रख लें एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, एग्जिट, एग्जिट कहेंगे आप इसको।
एक्सो की बजाय। इसका मतलब ये होगा ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर से हीट ने बाहर निकलना, एग्जिट होना है, बाहर आना है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सो केमिकल रिएक्शन। हम लोग इसको एक्सोथर्मिक, हम इसको और निमोनिक डिवाइसेस के लिए ज़हन में रख लेते हैं, हम लोग और इसको याद कर लेते हैं। ये ई एक्स ओ एक्सो, ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा, वही हीट इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये बाहर निकालेगा। तो आपने बजाय इसके के पेपर में जाके कंफ्यूज हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहना है, हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहना है, तो आपको इस बात को ज़हन में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, इवॉल्व होगी हीट इस केमिकल रिएक्शन में। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल सिस्टम ट्रांसफर एनर्जी टू द इन्वायरमेंट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दिखाई थी, यहाँ पे मैं दोबारा से उसको ड्रॉ करना चाहूंगा। ये जी टेस्ट ट्यूब थी हमारी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने केमिकल डाला हुआ था। यहाँ पर इमेजिन करें फॉर द टाइम बीइंग ये केमिकल रिएक्शन डाला हुआ था। इमेजिन करें कि ये वाला पोर्शन जो था हमारा, जो दो केमिकल मैंने डाले हुए थे, इनको मैं क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये मेरा सिस्टम था और रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स उसको मैंने सराउंडिंग कहा था, मैंने उसको इन्वायरमेंट कहा था या सराउंडिंग कह दें। अब अगर एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो यूं है कि वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है एनर्जी, तो इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, इसको हम लोग इन्वायरमेंट कहेंगे। इन्वायरमेंट सिस्टम ये चीज का नाम है, बाकी हर चीज इन्वायरमेंट है हमारी। तो अगर सिस्टम से एनर्जी निकल के बाहर इन्वायरमेंट की तरफ आ रही है, तो मैं ये समझूंगा कि ये वाला रिएक्शन जो हमारे सिस्टम में इस वक्त हो रहा है, उसको मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहना है। इससे अगले वाले पोर्शन में हम लोग मजीद इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और इसको मजीद पढ़ लेते हैं। ये कुछ रिएक्शन एग्जांपल्स हैं। कार्बन ब्लैक कह लें या कार्बन इसको कह लें, ये हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में ये हीट सिस्टम से आउट हो रही है। ये जो माइनस का साइन है यहां पर इस जगह पर, ये हमारा जो नेगेटिव साइन है, ये एक्चुअल में हमें बता रहा है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर जा रही है। ये एक्चुअल में ये वाला जो 393.5 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब एक मोल अगर कार्बन को आप लोग ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक्सेस ऑफ एयर में हम लोग इसको हीट करते हैं, तो 393 किलो जूल एनर्जी सिस्टम से माइनस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी इज बीइंग एमिटिंग, वो सिस्टम से बाहर जा रही है। नेगेटिव का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एनर्जी यहाँ पे बड़ी कम है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब ये वाली जो एनर्जी है जो आपको सिस्टम से बाहर जा रही है, आउट हो रही है। तो एक और एग्जांपल दे लेते हैं, वाटर की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 571 किलो जूल एनर्जी यहाँ से भी सिस्टम से बाहर हो रही है। तो ये एक्चुअल में हम लोग ऑक्सीजन को बर्न कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को। तो इसी तरह कार्बन है, कार्बन ब्लैक, उसको भी आप लोग हीट करते हैं। ये वाली जो चीज है इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बड़ी काम की बात है, इसको सुनना चाहिए बच्चों को। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं। इसका जो नाम है ना मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। ये साइलेंट किलर है। अभी सर्दियां आने वाली हैं थोड़ी देर में, थोड़े 2 महीने 1.5 महीने में, और डॉक्टर टीवी पे आएगा, आपके पेरेंट्स कहेंगे कि कमरे के अंदर आपने जो है लकड़ियां जला के नहीं सोना। उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि पहले शुरुआत में ये रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एम्पल ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मौजूद है, तो ये चीज बन रही है। इट्स ओके, ये हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह तो बनती है, लेकिन हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास ये वाली जो ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां पे एयर में कम हो चुकी होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है जो कि CO2 में वहां पे बनी होती है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे ये वाली चीज कंज्यूम कर रही होती है। नतीजा क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। ये कमरे में अगर प्रोड्यूस हो गई है तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो आप उसको सांस नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरियर है, ब्लड है। तो इसको मजीद हम लोग कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह से, जरूरत पड़ेगी तो लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कुछ मजदूर कुएं में कुआं साफ करने गए हैं तो उनकी डेथ हो गई।
उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे भी ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज द साइलेंट किलर। तो इसको आपने फर्क देख लेना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में थी, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन इस वाले पोर्शन में हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। नतीजा क्या निकलेगा, हीट तो अभी भी निकलती रहेगी लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने शुरू होगी। तो सर्दियां आएंगी तो बच्चों कभी भी आपने ना अपने घर में खुद किसी को कहना है कि आग जला लें कमरे में और उसका दरवाजा बंद करके हम सो जाएं, ऐसा नहीं करना। खासकर हीटर है जो हमारे पास जो गैस वाले हीटर होते हैं वो लोग जला के सो जाते हैं। तो आपने अपना भी हिफाजत करनी है और अपने पेरेंट्स की भी करनी है, अपने छोटे बहन भाइयों की करनी है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने आपको अभी तक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बता दिया। एक्सो से मैंने कहा था एक्स्ट्रा रख लें या एग्जिट रख लें, यहाँ ये ऐसे केमिकल रिएक्शन होने हैं जिनके होने से हीट ने इवॉल्व होना है, उस सिस्टम से बाहर निकलना है उन्होंने। तो ये आपके सामने कॉमन एग्जांपल है। तो नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया डेल्टा एच के जो आगे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में बता रहा है कि ये एनर्जी हमारे सिस्टम से बाहर जा रही है। इसको आपने फोकस में रखना है, इसको आपने परेशानी नहीं लगनी कि ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आपको क्लियर रहना है। देन वी आर मूविंग अहेड, we have another type of chemical reaction that is called the endothermic reaction. एक्सो के जो ऑपोजिट है उसको हम लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन कहना है। तो एक्सो में तो हमें एनर्जी सिस्टम से बाहर आ रही थी, जो मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ की थी, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वो मैंने आपके सामने टेस्ट ट्यूब दिखाई थी कि मैं समझता हूं कि ये मैं इसको क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर ये वो केमिकल मौजूद है जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर आएगी तो उसको मैंने कहना था कि एक्स्ट्रा थी एनर्जी, एक्सोथर्मिक। अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं आ रही, सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो जा रही है उसके पास, तो उसको हम लोग कहते हैं, मैं जरा इसको आपको दिखा दूं, सराउंडिंग ये वो पोर्शन है जहां पे जो हमारे सिस्टम के अलावा वाला पोर्शन है। ये था सिस्टम हमारा। अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रही है तो उसको मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रही है तो उसको मैं कहूंगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सर देखते हैं केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोसीड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। नो, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, दोनों गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी इसका बिल्कुल बच्चों मतलब नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है या कम है, व्हाटसोएवर। एक्चुअली दिस साइन टिपिकली रिप्रेजेंट दैट द एनर्जी इज बीइंग एडेड इनटू द सिस्टम। एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम की तरफ आ रही है। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक आपके सामने एक और एग्जांपल है, ये बड़े काम की बात है, ये इस वाले को आपने गौर से देखना है। ये वाला आपके सामने जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसको आपने देखना है और मुझे ख्याल है कि आप लोगों ने इसको मैनी टाइम जिंदगी में इसको ऑब्जर्व भी किया होगा। चले मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपके घर में लकड़ियां जल रही हूँ और आपने या देग वगैरह बन रही है बाहर आपकी किसी फंक्शन में फैमिली में, तो लकड़ियां बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। तो जब पानी डालते हैं तो वो आग तो बुझ जाती है, तो उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है वो ब्लू कलर का होता है नॉर्मली देखा जाए। लेकिन अगर मैं वही लकड़ियां बाहर निकाल के किसी मट्टी वगैरह डाल के उनको बंद कर दूं तो वो धुआं ब्लैक कलर का निकल रहा होता है। तो जो आपके सामने नीले रंग का धुआं निकला उसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस, वाटर गैस उसको कहते हैं। और ये अब ऑब्जर्व करते हैं आप लोग। तो अब जरा सोचें गौर से, दोबारा से देखें, आग जल रही थी, हमने पानी डाला, वो बुझ गई है, हीट आनी बंद हो गई। इसका मतलब वो पानी ने कोई ना कोई वहां से जो हमारा सिस्टम जो जल रहा था, जो लकड़ी जल रही थी, उसके अंदर से हीट अब्सॉर्ब कर ली है। तो अब यहाँ पे ये वाटर गैस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन स्टिल बता रहा है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम में दाखिल हो रही है, एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही है। और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं, जब लाइटनिंग है उस वक्त ये चीज बन रही होती है। तो आप इस रिएक्शन को भी देखते हैं, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं आगे जाने से पहले आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई। मैंने कहा
एनर्जेटिक्स में हमने सिर्फ ऐसे रिएक्शंस की स्टडी करनी है जिनमें या तो हीट अब्सॉर्ब होगी या बाहर निकलेगी, दैट इज वन थिंग। तो क्यों एनर्जी निकलती है, क्यों एनर्जी ऐड होती है, वजह क्या है? उसकी वजह कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से हमें फील हो रहा होता है कि एनर्जी बाहर निकलेगी या वापस आएगी। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी है वो सिर्फ ये एक असेसमेंट है, पेज नंबर 129 पे बच्चों आपको मिल जाएगी असेसमेंट। जब आप करेंगे 8.1 आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं फॉर चलें 30 सेकेंड में आपको ये डिसाइड करना है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक है। ये आपकी टास्क है। एंडोथर्मिक बोलूं मैं तो मैं कहूंगा कि इस प्रोसेस के होते हुए एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। अगर मैं कहूंगा इसको एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये प्रोसेस जब हुआ तो उससे एनर्जी निकली है। चले मैं आपको बता देता हूं कि एंडोथर्मिक होगा कि ये एक्सोथर्मिक है। इस पे आप गौर से सोचिएगा भी दोबारा से कि क्या ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा आखिरी असेसमेंट करने के बाद हमने इसको सम अप कर देंगे। ये डिसाइड करना है। अब मुझे बताएं कि ये वाटर को आप फ्रीज करते हैं तो कैसे करते हैं? आप फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज क्या कार्य होते हैं? वहां पे बड़ी ठंडिक होती है तो पानी पहले थोड़ा सा गर्म है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है वो मजीद ठंडा हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो हमने वहां पे रखा था, वाटर था जो जो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हुआ, उसको हमने बोला कि वो एक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वहां से सिस्टम से एनर्जी हमने बाहर निकली है। तो ये मेरा जो टिक है वो यहाँ पर है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वाटर में पहले एनर्जी ज्यादा थी, वो ज्यादा गर्म था, लेकिन जैसे वो आइस में कन्वर्ट हुआ पहले से उसके अंदर से हीट निकल गई है, तो हमने खुद जानबूझ के रिमूव की है इस तरह की कंडीशन देने से पहले देते हुए। तो इसको मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। दैट्स बाय द कंबशन ऑफ मीथेन। कितना मुश्किल लफ्ज लग रहा है कंबशन ऑफ मीथेन। ये आपके घरों में जो नेचुरल गैस आती है उसका ये मेजर पोर्शन होता है, वही गैस जो कुदरती गैस जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी कंबशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपके घरों में जब कुकिंग हो रही होती है, हम उसको ऑन करते हैं, वो चूल्हा जल रहा होता है, आप हंडी बना रहे होते हैं, हंडिया बना रहे होते हैं, वहां पर आपकी मदर या आपकी आया या आपकी मुलाजमा, तो फिर क्या होता है? वहां पर एनर्जी निकल रही होती है कि अब्सॉर्ब हो रही होती है। अगर आपको अभी याद नहीं है तो वहां पे हाथ नजदीक कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनर्जी वहां से निकल रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये भी, इसका भी सेम सीन है, एक्सोथर्मिक। ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको मैं समझ रहा हूं। इसके बाद सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। यहां पे एक टर्मिनोलॉजी है, सब्लिमेशन। ये क्या होती है पहले तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए, और फिर ड्राई आइस का आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। एक्चुअली आपने कभी सुना होगा मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जी चाइना वालों ने जी बारिश आर्टिफिशियल बना देते हैं, हम हर चीज चाइना वालों पे डाल देते हैं। हम लोग खुद भी, इवन पिछले साल ये इवेंट हुआ लाहौर में, उन्हें आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ी। तो बाकी केमिकल भी यूज होते हैं, ड्राई आइस भी इस मकसद के लिए यूज होती है। एक्चुअली जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में चली गई, तो उसको मैंने ड्राई आइस का नाम दे दिया। अब इसकी खूबी होती है इस सॉलिड की, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड की बजाय, लिक्विड की बजाय डायरेक्ट गैस में चला जाए, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। आइस है, आप उसको गर्म करते हैं तो वो किधर में चली जाती है? आइस को गर्म करने पे वाटर लिक्विड बनता है, उसके बाद वो मजीद गर्म करने से फिर जाके गैस बनती है। अगर सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट गैस में चली जाए तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। देयर आर मेनी सब्लाइमेबल प्रोडक्ट्स दैट यू यूज ऑन डेली बेसिस। जैसे कि आपके घरों में सर्दियों के कपड़े अभी निकलने हैं आपके घरों में, तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे जब गर्मियों में उनको रखा गया था तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे मॉथ बॉल्स रखे जाते थे, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे फरनैल की गोलियां रखी हुई थी। वो सर्दियों में कपड़े संभालने से पहले, जब आपने गर्मियों में संभाले थे उस वक्त तो वहां पे पड़ी थी, अब आप निकालेंगे वहां से सिर्फ उनकी स्मेल आ रही होगी उसकी, और वो आपको वहां पे मिलेगी नहीं। उसकी वजह क्या है कि वो एक्चुअली वो सब्लाइम होती हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली जाती हैं, वेपर्स में चली जाती हैं। तो ये जो है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा। और इसी तरह गैस है पानी, वो लिक्विड में जा रही है, इसको हम लोगों ने मैनी टाइम ऑब्जर्व किया होता है। खासकर हम लोग देखते हैं ये वाली जो चीज है, आप के पास एक गिलास है पानी का पड़ा हुआ,
गर्मी है फुल, वो ठंडा था, तो क्या होगा कि जो थोड़ी देर बाद उसके बाहर मॉइस्चर आ जाता है, वो एक्चुअली एयर में पड़ा हुआ जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके बाहर आके स्टिक हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वो लिक्विड में चले जाते हैं, तो गैस लिक्विड की तरफ जा रही है। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना है, ये कल बताऊंगा आपको। और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन जो आज हमने भी किया था, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपने इसको मजीद इसके बारे में अपनी राय देनी है कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। सो आई एम रिपीटिंग होल ऑफ द लेसन। पहली बात मैंने बोली, एनर्जेटिक्स में ऐसे रिएक्शंस की स्टडी करनी है जिसमें हीट ने या तो अब्जॉर्ब होना है या रिलीज होना है। नंबर वन, मैंने कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होना है एनर्जेटिक्स में, वहां पे बॉन्ड ने बनना भी है और बॉन्ड ने टूटना भी है, या दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। जब भी बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक करना है बॉन्ड, उस वक्त हीट ने अब्जॉर्ब होना होता है, और जब भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एनर्जी ने रिलीज होना होता है। क्यों ऐसा होता है हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनको देखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हुआ जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हुई, तो हमारे पास हीट निकलेगी या रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, उसका अंदाजा मैंने आपको एक मिसाल से दिया। एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसे पैसे लगाने पड़ने हैं। उससे मैंने कहा था 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया उसने लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने उस चीज को जब बेचा तो वो 90 लाख की बिकी। तो नतीजा क्या निकला कि पैसे आए कम गए ज्यादा। तो ये पैसे जो जा रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी आपकी इस्तेमाल हुई है वो है, और जो पैसे आ रहे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी आपके पास आई है वो है। तो नतीजा क्या निकलेगा, आपको घाटा ही पड़ने वाला है 10 लाख का। तो इसी तरह यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो गई, मेकिंग में कम बनी, तो ओवरऑल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो उसका इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी इनकी कम पड़ जाती है। तो फिर जब एक बंदे को घाटा पड़ता है तो मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से पैसे मांगता है, उधार लेता है, तो वो इसको भी यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें एनर्जी निकली है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कम की है, पैसे ज्यादा आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, आपके पास पैसे होंगे तो मोहल्ले वाले आपके पास लेने जरूर आएंगे। तो आई होप सो कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों और मोहल्ले वाले लेने आए और आप उनको दे पाए, ताकि आप भी पैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक कॉमन एग्जांपल देख सके। सो एट द एंड मेरी जो प्रॉम्प्ट है वो ये है कि आपने जाके 8.1 एक्सरसाइज 129 पेज से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात बच्चों, आपने करना ये है कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होंगे जो इसके रेलेवेंट हैं, आपने उनको अटेम्प्ट करना है। तो कल जब मैं रिएक्शन शुरू करूंगा, जब मैं ये काम शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको तफसीली डिस्कस करूंगा। आपने जो काम किया होगा इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग कि क्या आपने वो काम ठीक किया था कि गलत किया था या व्हाट्सोएवर। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, पहले इसको रिवाइज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज, देन वी विल मूव अहेड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।